हेलो वन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? सर, इंटर का आज रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन सब बच्चों को जिन्होंने अपना इंटर का एक ग्रुप क्लियर कर लिया है या बहुत ग्रुप्स क्लियर कर लिया है। सर, आपने अपनी सीए जर्नी का ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कवर कर लिया, तो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है सर, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, एक्चुअली आज बहुत बच्चों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों का क्लियर हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे सर, जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, तो पहली चीज तो ये है कि सर डिसहार्टेड होने का नीड नहीं है। बुरा लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है सर कि आज के अगर हम आज की भी बात करें ना, तो हमारा जो इंटर का एग्जाम है अब है सर 6 दिसंबर से स्टार्ट। ठीक, तो आज के दिन भी ना हमारे पास 2 महीने से ज्यादा है सर। इतना सफिशिएंट टाइम तो है कि हम अपने आपको इतना प्रिपेयर कर सकें कि अब जो पेपर आएगा दिसंबर में उसको तो हमें कोई रोक ना सके। ठीक है, तो पहली चीज, बस अब आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका दिसंबर 21 होना चाहिए। तो 2 महीने के लिए सर अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमको मेहनत करनी है। यहाँ पे सिर्फ आप जो चीजों का ध्यान रखना सर, पहली चीज तो सर बी सिंसियर कि आपने जो प्लान बनाया है ना आप उसके लिए सिंसियर रहो, लेकिन डोंट बी सीरियस। अभी बहुत सारे बच्चे हैं सर जिनसे बात करके लगते हैं कि आपको सीरियस नहीं होना, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, हम ये भी सबको पता है कि सर इंस्टीट्यूट अपना रिजल्ट मेंटेन करके चलता है। तो बहुत बार आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट ने आपका रिजल्ट मेंटेन करके रखना है, तो आपका बहुत बार नहीं हो पाता। तो आपको डिसहार्टेड नहीं होना, आपको अपना 100% देना है इस दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो मेन फोकस रहना चाहिए सिंसेरिटी के ऊपर कि सर आपको अपने टारगेट सिंसियरली कंप्लीट करने हैं। लेकिन सर प्लीज डोंट बी सीरियस, सीरियस मत हो जाना, बस सिंसियरली काम करते जाना। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंटली मुझे आपको बोलनी है सर, मेरी बहुत बच्चों से बात हुई एंड एक बात सुन के ना, मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम देखो, मैंने लॉ में तो इतना पढ़ा था, खाली 20 दिन पढ़े थे और मेरा इसके अंदर ना 45 मार्क्स आ गया। तो मैं जो ये करूंगा, मेरा प्लानिंग ये रहेगा कि सर मैं अकाउंट्स में ज्यादा मेहनत करूंगा बिकॉज मेरा उसके अंदर नहीं हुआ। सर देखो, दो चीजें आपको ना इस चीज के अंदर ना, दो चीज करनी है इस 2 महीने के अंदर। पहली चीज तो हाँ, जो पेपर वीक था आप एक काम करो, उसके क्वेश्चन शीट्स मंगवाओ, उसके आंसर शीट्स मंगवाओ। पहले तो ये देखो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, कुछ तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको पेपर सॉल्व करते हुए रियलाइज हुआ होगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ कंफ्यूज हुए। ठीक है, दूसरा, आप अपनी आंसर शीट निकलवाओ और चेक करो कि आपने गड़बड़ कहाँ करी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चीज रहेगा कि जितने भी वीक पॉइंट थे उन सबको स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा पॉइंट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सर, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे मुझे इस बच्चे ने बोला कि सर मैम मैंने ना लॉ सिर्फ 20 दिन पढ़ा था। बेटा एक बात बताना, अगर तूने 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर ले आया, वहीं अगर तूने इसके ऊपर 35 दिन लगाए होते, थोड़ी और मेहनत की होती, तो इस पेपर के ऊपर तेरा एग्जाम्शन आ सकती थी। ठीक है, तो हमारा अब 2 महीने में जो मेन टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा कि हमें अपनी वीकनेस कवर करनी है और जो हमारी स्ट्रेंथ है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिकॉज सर अगर आपके 2 पेपर में एग्जाम्शन आ जाती है ना, तो आपको पूरा ग्रुप निकलवा सकती है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको प्लीज इग्नोर मत कर देना कि अरे इसमें तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो इसमें कम टाइम लगाऊंगा। मेरी मानो उसमें तो 100% लगा के जान लगा दो कि सर ये पेपर में तो कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। और अगर अब मैं बात करूं सर ऑडिटिंग की, तो सर बहुत बच्चे हैं जिनका है कि सर मैम समझ नहीं आता कि ऑडिटिंग में कैसे करें। बेटा देख, ऑडिटिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ऑडिटिंग के अंदर ना बच्चों का अप्रोच का प्रॉब्लम हो जाता है, आपका माइंडसेट का प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे? सब इसको ना एज ए थियरी सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, मतलब हर रोज 2 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद बोलते हैं कि मैम देखो 2 महीने लगा दिए, हर रोज 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद भी पेपर नहीं हुआ। क्योंकि सर आपको अपने अप्रोच में थोड़ा चेंज करने का नीड है। ऑल्दो इट्स अ थियरी सब्जेक्ट, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन यू हैव टू ट्रीट लाइक अ प्रैक्टिकल वन। मतलब सर आपका जो स्टडी मटेरियल रहेगा ना, मतलब जो इस 2 महीने में आपको ऑडिट के अंदर कवर करना है, इवन खाली ऑडिट नहीं, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स में जो कवर करना है उसमें क्या रहना चाहिए। सर आपको ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं,
आप किसी भी ऑथर की बुक ले लो, क्योंकि सबका मेन सोर्स क्या है सर, आईसीआई के मटेरियल पे बेस है। तो आपने जो अभी तक बुक पढ़ी है वही पढ़ो, मैं आपको कह ही नहीं रही चेंज करने के लिए। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपकी जो कॉन्सेप्ट वाली बुक है आपका वो कंटेंट रहेगा जो आपको कवर करना है। उसके अलावा जो आप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सर, वो रहेंगे क्वेश्चंस। क्योंकि ऑडिट के पेपर में ना दो चीजों में बड़ी गड़बड़ होती है। एक तो पूरा पेपर एक जैसा लगता है, हर जगह सेम आंसर्स देने का मन करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ना, ज्यादातर जगह जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो कहाँ करते हैं सर, क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है, आप आंसर कुछ और लिख के आए होते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो वेरी गुड, बच्चा सही लिखाएगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चों का आंसर ही गुल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा सर, आपको उनके सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे, आप खुद लिख के देखोगे कि सर आप तो आंसर ठीक से फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, आप क्वेश्चंस ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आपको सर आरटीपी कवर करनी है पिछले 3 अटेम्प्ट्स की, आपको पिछले 5 अटेम्प्ट्स के एटलीस्ट आपको पास्ट ईयर पेपर्स कवर करने पड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर। उसके अलावा एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर। सर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको अपने ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के पेपर के अंदर कवर करने हैं। आप कॉन्सेप्ट खाली पढ़ के जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है, आपको उसके क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, पहली चीज सर, क्लियर। दूसरी चीज सर, जब भी रीड करो सर, देखो ऑडिट का पेपर है तो उसको लिखते हुए आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको ऑडिट की लैंग्वेज यूज करनी है अपना पेपर फ्रेम करते हुए। तो रीडिंग के टाइम ना थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ो ताकि आपकी लैंग्वेज, आपकी ऑडिट की लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप आ सके। पहले तो ऑडिट की लैंग्वेज का ये मतलब नहीं है सर कुछ अलग लैंग्वेज है या फिर कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश यूज हो रही है। इट्स जस्ट लाइक पेपर के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हम ऑडिट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, लाइक स्केप्टिसिज्म हो गया, प्रोफेशनल आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो गए, एथिकल वैल्यू हो गए। तो दीज आर द वर्ड्स जो आपको अपने ऑडिट के पेपर के अंदर लिख के आने हैं। उससे क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अपनी वोकैब को इंक्रीज करो, उसके अंदर अपनी ऑडिट के वर्ड्स को इंक्लूड करना शुरू करो। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है, दूसरा लैंग्वेज पे ध्यान देना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, देखो आपकी 2 महीने की मेहनत और उसके बाद सर आपको ये पूरा सिलेबस ना 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करना है। ये 2 महीने में आपने गड़बड़ किया या वो 1.5 दिन के रिवीजन में गड़बड़ किया, आपका इफेक्ट जाएगा डायरेक्टली आपके रिजल्ट के ऊपर। इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा सर, रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तो सर इस 2 महीने में आप मेहनत करना और साथ में समरी मेंटेन करके चलना, ताकि वो 1.5 दिन के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस को आप अच्छे से कवर कर सको। बात समझ पाए? तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस आपको करने हैं ऑडिट के अंदर, खाली पढ़ के नहीं जाओगे। दूसरी चीज, अपनी वोकैबरी को इनहेंस करके उसके अंदर ऑडिट की जो टर्म्स है उनको यूज करना शुरू करो, ताकि आपके पेपर के अंदर थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके। राइट। थर्ड, समरी यूज करो। रीजन इज डेट आपने आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी आपने समरी बना ली, तो सर आपको लास्ट 1.5 दिन के अंदर वो इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, एंड सर लास्ट चीज, बच्चे बोलते हैं कि सर ऑडिट के अंदर स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर मैं ऑडिट के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, आज के दिन जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहता है सर, आपके 30 नंबर की तो एमसीक्यूज आते हैं, राइट, 10 आते हैं 1-1 नंबर के, और 10 आते हैं सर आपके 2 नंबर के। उसके अलावा सर 7 क्वेश्चन आते हैं आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, 14 नंबर का ये हो गया सर, बचा 56 नंबर का। ठीक है, तो सर ये जो 44 मार्क्स है ये तो ऐसे जिसके अंदर आप पूरे नंबर ला सकते हो, राइट। तो सर अगर मैं बोलूं चलो आप इसके अंदर 30 तो ले ही आओगे ना, एंड सर 56 के अंदर से आप 36 तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। सर ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर बहुत इजीली आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। रटने से ज्यादा समझने का नीड है, ताकि आप इस 44 नंबर को अच्छे से ग्रैब कर सको। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना शुरू करो, आरटीपी एमटीपी की क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, उसके आंसर्स क्या जाएंगे, आपका लैंग्वेज इनहेंस हो सके।
तो खाली कॉन्सेप्ट मत पढ़ के जा, खाली वो थ्योरी की बुक मत पढ़ के जा बेटा, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर। आरटीपी एमटीपी आपका मॉक टेस्ट पेपर, पिछले पेपर्स को रिवाइज करता रहे। दूसरी चीज है सर, आपको ना अपने सब्जेक्ट से लिंक नहीं छोड़ना। मतलब होता है ना कि आपने अभी पढ़ लिया फिर 20 दिन के बाद उठाओगे तो बेटा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आप कहोगे कि मैम हर रोज तो सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, बाकी भी सब्जेक्ट है, बात तो सही है आपकी। लेकिन आप एक काम कर सकते हो सर, मान लो अगर मैं बात करूं इंटर के सेकंड ग्रुप की, हमारे पास है 4 पेपर। आपके पास अकाउंट है, आपके पास ऑडिट है सर, ठीक है, उसके बाद आपके पास EIS आता है, लास्ट में आता है सर आपका FMNA को, ठीक है। सर देखो, मान लो आपने पहले ये 15-20 दिन ये 2 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, फिर आप इन 2 सब्जेक्ट पे आ गए। लेकिन सर जब आपने ये 2 सब्जेक्ट पढ़े ना, तो आप एक काम करो, एक पेपर सुबह अकाउंट का लगा लो और शाम को एक पास्ट ईयर का पेपर आप ऑडिटिंग का लगा लो। उससे क्या होगा कि सर आपने जो भी अकाउंट और ऑडिट पढ़ के आए थे ना, वो भूलोगे नहीं, टच में रहोगे, ठीक है। वैसे ही जब आपका EIS खत्म हो जाए और आप वापस अकाउंट और ऑडिट का रिवीजन स्टार्ट करो, तो सर एक पेपर सुबह आपका EIS का लगना चाहिए और शाम को एक FM का लगना चाहिए। इससे आपका ना किसी भी सब्जेक्ट से लिंक नहीं छूटेगा, टच में रहोगे आप, ठीक है। तो सर आपको क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं। दूसरी चीज, उस क्वेश्चन पेपर को आप उसी दिन चेक करोगे ताकि जितने भी डाउट है ना तभी साथ के साथ क्लियर हो जाए। पाइल अप मत करना, अदरवाइज वो क्वेश्चन पेपर लगाना बेकार हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन क्वेश्चन पेपर लगाया उसी दिन सजेस्टेड आंसर देख के देखो कि कहाँ कहाँ पे आपने गड़बड़ करी। सर ये कर लो, कोई नहीं है जो आपको रोक सकेगा। लिख के बोल सकती हूँ, अगर आपने ठीक से किया ना सर, आपका दिसंबर, मतलब आप अभी फाइनल में होंगे, ये दूर नहीं है, ठीक है। बाकी सर ऑडिट के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट मेल मी और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ईमेल आईडी है सर cagarg1870@gmail.com, ठीक है सर। एंड हाँ, लास्ट चीज सर, नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो बस सरप्राइज का वेट करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द आपके December 21। ऑल द बेस्ट, बाय।